MAMSC सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास में न्यूट्रिशन एजुकेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और कल मैंने फैक्टर्स के बारे में समझाया था कि फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन। जब भी हम न्यूट्रिशन एजुकेशन यानी पोषण शिक्षा की योजना को बनाते हैं तो कुछ बातों को विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे पोषण शिक्षण संबंधी जो भी संदेश हों वो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण होने चाहिए। वे उपलब्ध परंपरागत और गैर परंपरागत संचार माध्यमों की सहायता से लोगों तक पहुंचाए जा सकने वाले होने चाहिए। मतलब जो साधन उपलब्ध हैं परंपरागत यानी ट्रेडिशनली जो मीडिया के माध्यम हैं, परंपरागत मतलब ये है कि जैसे बातचीत करके, ग्रुप डिस्कशन करके, डिमॉन्स्ट्रेशन देकर, और जो नई टेक्निक हैं जैसे हम टीवी ले जाएं और स्क्रीन ले जाएं, वहाँ एक सफ़ेद पर्दा लगा दें, लोगों को उसके ऊपर फिल्म दिखाते हुए जानकारी दें, तो ये न्यू टेक्निक्स हैं। प्रशिक्षक में संचार का कौशल बिल्कुल होना चाहिए। जो प्रशिक्षण देने जा रहा है उसको मीडिया के, उसको संचार के सभी माध्यमों का ज्ञान होना चाहिए और उनको समझाने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि वह माँ और बच्चे की देखभाल की शिक्षा के संदर्भ में अपना संदेश सार्थक ढंग से लोगों तक पहुंचा सके। इस बात को सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि शिक्षा से जिन तरीकों से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होने की सबसे अधिक संभावना है वे ऐसे होते हैं जिसमें सीखने वाले व्यक्ति या समूह के रूप में सक्रिय भाग ले सकें। मतलब जो इसका मतलब समझ में आया कि शिक्षा के जिन तरीकों से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखने की उनमें संभावना हो, तो वो उससे ग्रुप या कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति बहुत सक्रिय रूप से उस शिक्षण कार्यक्रम में भाग लेता है। इन तरीकों में ख़ास तौर से क्या आते हैं, जैसे समूह में परस्पर विचार विमर्श। अब जब हम एक्टिव होंगे, ग्रुप के लोग एक्टिव होंगे, तभी तो आपस में डिस्कशन कर सकेंगे। तो समूह में परस्पर विचार विमर्श, उन विचार विमर्श के बाद होने वाला कार्यकलाप। जब विचार विमर्श हुआ उसके बाद उन्हें क्या करना है, जैसे प्रशिक्षण दिया गया कि आप सब अपने घर में थोड़ी सी भी बाहर जगह हो तो किचन गार्डन लगाएं। किचन गार्डन लगाने के लिए आपने एक्टिव तो कर दिया, सबने राय भी बना ली। कल से हम लोग अपन अपन घरे के अंदर है चाहे घरे के हाथे में कोनो सब्जी या फल बोया। तो ये हुआ उनकी भाषा में कार्यकलाप। मतलब उन्होंने पहले विचार विमर्श किया और उसके बाद उन्होंने क्रियाशील वो हो गए। कार्य विधियों का प्रदर्शन, जिनके बाद लोगों में परस्पर विचार विमर्श हो। कार्य विधियों का प्रदर्शन ऐसा हो जिससे लगातार, अच्छा तू का लगैलू, हम का लगैली, हमें का लगाए कि हो कैसे करें, तो ये विचार विमर्श हो रहा है। जो मैसेज गया है वो विचार विमर्श हो रहा है, वो निश्चित रूप से सार्थक होगा। ये सब चीज़ें केवल वही नहीं हैं बल्कि परंपरागत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को मैसेज पहुंचाया जा सकता है। तो संदेश पहुंचाने के लिए समूह से संपर्क किया जा सकता है या
व्यक्तियों से भी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है बात सिखाने का तरीका। सिखाने का क्या तरीका होना चाहिए, जो भी प्रशिक्षण देने आए उसके लिए इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सामूहिक अध्यापन हो सकता है अथवा व्यक्तिगत। सामूहिक अध्यापन समझ रहे हो, ग्रुप में, जैसे आपके क्लास में 25-30 का ग्रुप है तो वो ग्रुप में एजुकेशन दी जाती है। अभी ऑनलाइन प्रशिक्षण हो रहा है तो ऑनलाइन प्रशिक्षण में भी आप सब ग्रुप में ही पढ़ रहे हो, एक बार वीडियो चला जाता है आप सब पढ़ते हो। अथवा व्यक्तिगत, जब हम इंडिविजुअली टच करते हैं एक एक आदमी को तो व्यक्तिगत हो गया। पोषण शिक्षा देने वाले को स्थानीय भाषा बोलना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था, इसके पहले भी बताया था और अभी भी कुछ भोजपुरी में बोल रही थी कि ये लोग जो लोकल लैंग्वेज जानते हैं, जो प्रशिक्षण देने वाला हो उसे लोकल लैंग्वेज का ही प्रयोग करना चाहिए। उससे इस योग्य होना चाहिए कि आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुरूप अपने विषय को विस्तार से या संक्षेप में रख सके। उसको अपनी किसी भी हालत में उन लोगों के दिमाग में बात को बैठाना है, चाहे वो डिटेल में उनको बताए और शॉर्ट में भी बताने की क्षमता होनी चाहिए। तो सिखाने का तरीका समझ में आ गया। जब वो एक तो लोकल डायलॉग्स हों, लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए, ये ग्रुप में भी हो सकता है, ये व्यक्तिगत भी हो सकता है। वो किसी भी विषय को विस्तार में भी समझाने की क्षमता रखता हो, प्रशिक्षक, और संक्षेप में भी समझाने की क्षमता रखता हो। सिखाने का स्थान, इस संदर्भ में स्थान का बहुत महत्व है। जिन लोगों को हम पढ़ा रहे हैं उनके बैठने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, जिसमें वो हमारी बात को भली भांति सुन सकें। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं वो स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ कि एक तो सब पहुँच सकें, दूसरी चीज़ वहाँ बैठने की व्यवस्था अच्छी हो ताकि वो हम आराम से बैठें, ना उन्हें धूप लग रही हो, ना आंधी पानी का किसी प्रकार से प्रभाव हो, और वो मन लगाकर वो जो हमारा मतलब टॉपिक है उसको ध्यान से सुने समझें। जिस स्थान पर हम पढ़ा रहे हैं वो शांत, शोर शराबे से दूर, सुविधाजनक और इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें सभी लोग एक ग्रुप या समूह में आराम से बैठ सकें। लोगों को इस बात की सुविधा होनी चाहिए कि वे किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के समय विघ्न न डालें, है ना। यदि प्रशिक्षण कक्ष जो है वो खुला स्थान होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटा कमरा होगा जिसमें बहुत गर्मी होगी, शोर शराबा होगा, तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती, वहाँ ये प्रशिक्षण का कार्य संभव नहीं है। जहाँ तक हो सके खुली जगह में करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कोई नीम का बड़ा पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो या चौपाल हो, जहाँ की कक्षा लगाना, जहाँ लोगों को बैठाकर, या ग्राम पंचायत में बाहर जो खुला मैदान है, जब हम लोग गांव में देखो स्टूडेंट्स जब जाते हैं तो हम लोग खुले मैदान को तराशते हैं, तलाशते हैं जहाँ की हम खुले में नुक्कड़ नाटक कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भीड़ जुड़ सके। और हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि इर्द गिर्द बहुत शोर ना आ रहा हो, शांति हो। छोटे बच्चों के लिए माताओं को हम लोग बिस्किट बांट देते हैं और कहते हैं ताकि बच्चे चुपचाप शांति से बैठे रहें और माँ को परेशान ना करें, माँ को सुनने में, समझने में और पढ़ने में विघ्न ना डालें। ये सब कार्य हम लोग हमेशा करते हैं, डे टू डे करते हैं, पर आज आपको वो रिटन फॉर्म में बताया जा रहा है ना, कि न्यूट्रिशन एजुकेशन देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। माताओं की संख्या, हम ये तो केवल माताओं के लिए ही संदेश नहीं होते, ये संदेश तो पुरुषों के लिए भी हो सकते हैं और किसी भी बड़ी कम्युनिटी के लिए हो सकते हैं। तो माताओं की संख्या, यदि कोई संदेश माताओं तक पहुंचाना हो तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक एक से
अलग अलग बात की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहते हैं। गांव में एक चीज़ है ना, हमने पहले भी बताया है कि गर्भावस्था के दौरान वो ज़्यादा, घर की जो बड़ी बूढ़ी हैं वो गर्भवती महिला को ज़्यादा खाना खाने नहीं देती। वो कहती हैं ज़्यादा खाई ले बचवा दवाई जाई, यानी पेट में ही बच्चा दब जाएगा, बच्चा कमज़ोर पैदा होगा। ये जो उनका रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसको हमको दूर करना है। तो इस कंडीशन में हमें एक जो गर्भवती महिला है उससे अलग से बात करनी पड़ेगी, उसे समझाना पड़ेगा कि देखो अधिक खाना खाने से नुकसान कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे बच्चे का शारीरिक वज़न बढ़ेगा, वह स्वस्थ रहेगा और तुम भी स्वस्थ रहोगी, और जब तुम स्वस्थ रहोगी तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दोगी। लेकिन एक बार में सारा खाना एक बार में मत खाओ, उस खाने को दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा बांट कर खाओ। तो ये बात जब हम समझाना चाहते हैं तो ग्रुप में नहीं कह सकते, बल्कि हमारा ग्रुप में कह सकते हैं, पर अगर हम एक इंडिविजुअल, जो वो एक सिंगल गर्भवती महिला है, उसके साथ अलग से बात कर रहे हैं तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। यदि हम कुछ माताओं के समूह से बात कर रहे हैं तो बोलते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी जो वाणी है, हमारी जो बोल की भाषा है, वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और सबको समझ में आनी चाहिए। लेकिन अधिक बड़ा समूह नहीं होना चाहिए, केवल 20 से 25 या 25 से 30 हैं, एक बार में 20 या 20 से कुछ ही अधिक माताओं के साथ बात की जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं संदेश पहुंचाने का अच्छा समय। देखो, संदेश पहुंचाने का समय भी बहुत मायने रखता है। जब कोई शिशु बीमार हो या उससे सहायता की आवश्यकता हो तो वही समय होता है तब माताओं को शिशुओं के खान पान के बारे में शिक्षा दी जा सकती है। उस समय वो बहुत ध्यान से सुनती हैं। यदि कोई माँ अपने बच्चे के बारे में प्रश्न पूछती है तो वह हमारे लिए एक अच्छा अवसर होता है, उसे अपनी बात हम समझा सकें, क्योंकि वह अपने बच्चे के बारे में चिंतित होती है और इससे उस समस्या का समाधान वो चाहती है, हमसे समाधान चाहती है। जो भी प्रशिक्षण देने जा रहा है उससे वो चाहेगी कि मेरी जो प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व करो, तो हमार बतिया सुना तब हम तुम्हार बतिया सुना, ऐसे कहती हैं गांव की औरतें। तो संदेश पहुंचाने का समय बहुत अच्छा होता है। पहले समय पे ध्यान देना है। यदि उसका बच्चा बीमार है या उसकी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो सबसे पहले उसके संदेह को दूर किया जाए, उसके बातों को सुना जाए और उसका पूरा हल दिया जाए। एक समय में संदेशों की संख्या, देखिए ये बहुत मायने है कि एक समय में 1 या 2 से अधिक संदेशों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मतलब 1 या 1 से अधिक संदेश ही दिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने चाहिए। फिर माँ की संस्कृति और धर्म का ध्यान रखना। रूरल कम्युनिटीज़ में स्पेशली या अर्बन ट्राइब्स में या अर्बन स्लम्स में जब हम जाते हैं, जो संदेश दिए जा रहे हैं वो माता की संस्कृति और उसके धर्म के विरुद्ध बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पोषण की शिक्षा के माध्यम से शिक्षक खान पान के बारे में लोगों के पुराने व्यवहार को बदलने की चेष्टा करता है। यदि कुपोषण से पीड़ित कोई बच्चा स्थानीय खाद्य पदार्थों से बने भोजन से ठीक हो गया हो तो हमारी बात पर उसके घर वालों को तुरंत विश्वास हो जाएगा। जो भी स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें हैं, यदि उन्हीं से हम जैसे सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है तो सोयाबीन का दूध बनाना हम सिखा दें तो वो बहुत खुश हो जाएंगे कि सोयाबीन तो उनके घर में ही है, उनके खेतों में है, और किस प्रकार दूध बनाएं और बच्चे को दूध, दही, उससे बना पनीर, छेना, मिठाई सब कुछ खिला सकते हैं। तो वो कुपोषण से दूर हो जाएगा, कुपोषण उसके शरीर से दूर हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन भरपूर है और कैलोरीज उसमें अगर शक्कर मिला देंगी ऊर्जा भी प्राप्त हो जाएगी।
तो कहने का मतलब ये है कि माँ की संस्कृति और धर्म का भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, उसके विरुद्ध कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। संस्कृति मतलब उसका कल्चर क्या कहता है, किन चीज़ों को अडॉप्ट करो। धर्म का मतलब ये है कि यदि वो लोग उनका रिलीजन कहता है कि नॉनवेज नहीं खाना है, तो आप जो नॉनवेज या मांसाहार की बात बिल्कुल भी प्रशिक्षण में नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करनी है, ताकि जिससे उनके ऊपर उनको ठेस पहुँचे। ऐसा कोई भी कार्य प्रशिक्षण के दौरान नहीं होना चाहिए। खाद्य व पोषण के दौरान शिशुओं की माताओं से कहा जा सकता है कि अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार करने में वो सहायता दें। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब वे ये देखेंगी कि बच्चे सुधरा हुआ भोजन कर रहे हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि बच्चे को कितना भोजन देना चाहिए, कितना वो खा सकता है, और उन्हें पोषण संबंधी कार्यविधियों में भी विश्वास होने लग जाएगा। विश्वास तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो बात समझ में आ गई। और इसी में लास्ट पॉइंट है, लोगों को वह न सिखाएं जो पहले से जानते हों या सीख चुके हों। आजकल स्थानीय लेवल पर, चाहे वो रूरल कम्युनिटी हो, चाहे वो अर्बन स्लम्स हों, है ना, और रूरल ट्राइब्स हों, हर कम्युनिटी में सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ICDSE प्रोग्राम है तो हर जगह चल रहा है। हर गांव-गांव में आंगनवाड़ी सेंटर हैं, और इन सेंटर्स के माध्यम से सभी परिवारों की माताओं और बच्चों को शिक्षण कार्य दिए जाते हैं। समय समय पर प्रशिक्षण होते रहते हैं, और लोग भी जो उनके अधिकारी लोग हैं वो समय समय पर जाते लेते हैं। तो कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसको ऑलरेडी सीख चुके हैं, फिर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें उन बातों को सिखाना है जो वो नहीं जानते। माताओं को वह बताइए जो हम उनको ऐसी बात बताएं जो उनके लिए एकदम नई हो। हो सकता है कि गांव में बहुत से लोग, विशेषकर बड़ी बूढ़ियां, उन पर विश्वास ना करें। उनसे कहें कि हम उन्हें ये बातें इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इसका महत्व है और वे उनके बच्चों के लिए सहायक होंगी। उनसे ये भी कहें कि हम समझते हैं कि उनके लिए गांव में नए विचार लाना कठिन है। जहाँ बहुत से लोग किसी और किस्म की बातों पर विश्वास करते हों, यदि आपको फिर भी शंका हो तो आपको क्या पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हीं से पूछें। और आप किन बातों को समझने में अपना मूल रूप से विश्वास करती हैं। जैसे, बतावा अम्मा ई जानलू कि नाही, ई बताल जाए तो के। जैसे सोयाबीन का दूध बनाए, हाँ हाँ दीदी तू बतावा, ये हम लोग ना जाना ली, केहू ना बतैले। तो ये एक नई बात हो गई। जब आप इसको बना कर के सिखाएंगे गांव वालों को, तो वो अत्यंत खुश हो जाएंगे और बहुत ध्यान से उस प्रशिक्षण के दौरान वो शांति से सब चीज़ें सुनेंगे। दूध बना करके तुरंत अपने बच्चों को पिलाना चाहेंगे, खुद भी पीना चाहेंगे। तो ये सार्थक पोषण शिक्षण के परिणाम होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज बहुत सारे आपको पॉइंट समझा दिए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पोषण शिक्षण देते समय विशेष रूप से ध्यान रखने चाहिए। स्टूडेंट्स, ये आज चैप्टर कंप्लीट हो गया न्यूट्रिशन एजुकेशन का, और इसी से मिलता जुलता एक और चैप्टर है, वो है डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम। कोई भी न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम को हम कैसे डिज़ाइन करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें, और देन आफ्टर हम उसे कैसे इवैल्यूएट करें, उसमें किन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ,
और अब मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ में आया होगा। और ज़्यादातर कोशिश करनी है आपको लोकल डायलॉग्स यानी लोकल लैंग्वेज का न्यूट्रिशन एजुकेशन या प्रशिक्षण देते समय इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।